हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की इतिहास का पाठ 5, जब जनता बगावत करती है। यानी कि पहली बार बड़े स्तर पर जनता ने कब बगावत की? 1857 की क्रांति में। तो हम इस वर्कशीट में 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कारण थे, किस वजह से यहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांति की, उनके आक्रोश का क्या कारण था, जिनमें नवाब भी थे, किसान भी थे और सैनिक भी थे, ज़मींदार वगैरह भी थे। तो सभी जो हैं अलग अलग तबके के लोग, उन्होंने जो ब्रिटिश सेना थी, जो ब्रिटिश सत्ता थी, उसके खिलाफ जाकर पहला ऐसा बड़ा विद्रोह किया था। तो चलिए इस वर्कशीट को हम पढ़ लेते हैं। ये वर्कशीट 20 है जो कि 7 दिसंबर को आपको मिलेगी। और ये जो वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है नीतियाँ और लोग। तो चलिए अब इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब ये वर्कशीट शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं नवाबों की छिनती सत्ता। यानी कि नवाब जो थे, यहाँ के जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेज़ों के विरुद्ध जाकर इस क्रांति में सहयोग दिया, क्या कारण था जिनकी वजह से उनके अंदर आक्रोश आया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। यानी कि 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो नवाब और राजा थे उनको दरकिनार किया जा रहा था, उनकी जो पावर थी उनसे छीनी जा रही थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत से राज दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए थे। मान लीजिए ये एक नवाब है और उसका दरबार है ये, तो अब जब दरबार है तो नवाब का उसको पूरी अथॉरिटी उसको देनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सत्ता क्या करती थी, इन नवाबों के जो उसका दरबार था उसके बीच में अपना एक रेजिडेंट, यानी कि अपना कह लीजिए जासूस जो है वो बिठा देती थी, जिससे क्या होता था कि जो नवाब और उसका दरबार है, एक तरीके से जो उसका अथॉरिटी है वो धीरे धीरे करके कंपनी के पास जाती जा रही थी। जो नवाब थे, जो राजा थे, उनकी सेनाओं को भंग किया जा रहा था, उनको जो टैक्स जो वो वसूलते थे उनके अधिकार छीने जा रहे थे, उनका जो एरिया था वो छीना जा रहा था। और इस वजह से जो कंपनी के जो लोग थे और जो नवाब थे उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन कंपनी जो थी वो इतना ज़्यादा वो ढीठपने पे आ गई थी कि उसको यहाँ पर पूरा का पूरा कब्जा चाहिए। उदाहरण के लिए झांसी की रानी जो थी, उन्होंने कहा, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने कहा कि अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो जो उनका गोद लिया बेटा है उसको राजा माना जाए। लेकिन इस तरह से कंपनी ने इस बात को, इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, ये गोद लिए पुत्र थे, नाना साहब ने भी कंपनी से ही बोला कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है मृत्यु के बाद उन्हें मिलनी चाहिए। और कंपनी की जो भी मांग थी, कंपनी ने इनकी इस जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनकी मांग को भी ठुकरा दिया। लेकिन कंपनी इतनी ज़्यादा अपनी पावर में, इतनी ज़्यादा नशे में चूर थी कि इसने सबके जो भी निवेदन थे, शर्तें थी, उसको ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में धीरे धीरे जाने लगी और आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध में एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए हम अवध को यानी कि पूरा कंट्रोल में लेते हैं। कंपनी ने मुगलों के शासन को भी धीरे धीरे खत्म करने की योजना बना ली। कंपनी द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उस पर मुगल जो बादशाह था उसकी फ़ोटो होती थी या नाम हुआ करता था, उनको उन्होंने धीरे धीरे करके हटा दिया। यानी उसका नाम जो छपता था उस नाम को हटवा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह का जो परिवार है उसे लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसा देंगे। क्योंकि जो शाहजहां ने जो लाल किला बनवाया था, तो शाहजहां के बाद जितने भी राजा हुए हैं वो मोस्टली जो है वो लाल किले में ही रहते थे। तो जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, उनको बोला गया या उनके परिवार को बोला गया कि आप जो 1857 की क्रांति है उसके बाद से पूरा जो कंट्रोल है लाल किले का वो कंपनी अपने हाथ में ले लेगी और बादशाह को और उसके परिवार को हटा के दिल्ली में कहीं और शिफ्ट किया जाएगा।
1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने भी फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होगा। उसके बाद उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं, किसी को भी मुगल बादशाह नहीं माना जाएगा, ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। और उनके बाद उनको रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार माना जाएगा। मुगल बादशाह की सत्ता में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो कारण हमने पढ़े नवाबों के, ठीक है, जो स्थानीय शासक थे उनके। अब हम बात करते हैं किसान और जो सिपाही थे, उनके क्या कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति में उन्हें भागीदारी ली। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीकों से बहुत परेशान हो चुके थे। बहुत सारे लोग जो कर्ज लिया करते थे, किसान वगैरह, तो वो कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे, जिससे उनकी क्या हो रहा था, उनकी जो पुरानी वंशजों की जो ज़मीनें हैं वो उनसे छीनती जा रही थी। जो कंपनी के तहत जो काम करने वाले सैनिक थे, उनके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था। पहली बात तो उनको बराबरी का नहीं समझा जाता था। यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिकों में भेदभाव होता था और उनको कम सैलरी मिलती थी, कम उनको बेनिफिट्स मिलते थे। कई नियम कानून ऐसे थे जो उनको बहुत ठेस पहुंचाते थे। कुछ धार्मिक भावनाएं थी जो आहत होती थी भारतीयों की। जैसे कि क्या होता था, उस ज़माने में लोग समुद्र पार करके युद्ध लड़ने नहीं जाते थे। ये अपशगुन माना जाता था, उस समय के लोगों के हिसाब से बताया जा रहा है। तो जो ब्रिटेन है, यानी कि जो ब्रिटिश सत्ता है, वो अगर आप देखें तो ब्रिटेन जो है, पानी के रास्ते से ब्रिटेन आप जा सकते हैं। या ब्रिटेन जो कंपनी है, उन्होंने कहा कि अगर आपको युद्ध लड़ना है, हमारे लिए अगर आपको युद्ध लड़ना है, तो आपको समुद्र पार करके जाना ही पड़ेगा। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि भारतीय सैनिकों की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंच रही है। तो इस वजह से जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने ज़मीन के रास्ते जाने से ऐतराज़ जताया। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई और 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की बात नहीं सुनता है तो वो सेना में नौकरी करने लायक नहीं रहेगा, उसे समुद्र पार जाना ही पड़ेगा, वरना उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे, क्योंकि बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, जो कि अपना किसान का काम छोड़ के सिपाही बने थे। तो उनको पता था किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो किसान, सिपाही सब परेशान थे कंपनी से। आगे हम चलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ना है कि यहाँ की जो डेली लाइफ थी, बेसिक लाइफ थी, यहाँ की जो धार्मिक भावनाएं थी, जो समाज में फैला हुआ था, कंपनी उस पर प्रहार कर रही थी। किस तरीके से? वो यहाँ पर सुधार लाना चाह रही थी, क्योंकि कंपनी और अंग्रेज़ों के हिसाब से जो यहाँ के धर्म हैं या जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो दकियानूसी हैं, रूढ़िवादी हैं, जिनको बदलना ज़रूरी है। तो जब कंपनी ने यहाँ पर भारतीय मामलों में इंटरफेयर करना शुरू किया, उनकी जीवन शैली में इंटरफेयर करना शुरू किया, तो भी बहुत सारे लोग कंपनी के खिलाफ हो गए। जैसे कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि इंडिया में ज़मीन खरीदने, संपत्ति खरीदने की भी खुली छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया कि जो विधवा है वो विवाह कर सकती है। अंग्रेज़ी भाषा को प्रोत्साहन दिया, शिक्षा जो है वो अंग्रेज़ी भाषा में होगी। 1850 में एक नया कानून बनाया, जिसके तहत ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया, और एक ऐसा कानून लेके आए जिसमें कहा गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति अगर ईसाई धर्म अपनाता है तो जो उसके पूर्वजों की ज़मीन ले ली गई है वो वापस उसको दे दी जाएगी। तो बहुत से लोग जो ग्रीडी हैं, लालची हैं, तो वो क्या करते थे, ईसाई धर्म अपना लेते थे ताकि उनको ज़मीन वापस मिल सके। इन सारे जो काम किए कंपनी ने, उनकी वजह से जो भारतीय हैं बहुत आहत हुए, और अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों का धर्म बदलना चाहते थे, उनके रीति रिवाज बदलना चाहते थे। तो इन सब चीज़ों से जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ हो गए और उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो इसका पहला रीज़न है, उनकी सेनाएं थी उनको भंग किया जा रहा था। यानी स्थानीय शासकों की जो सेनाएं थी जिन्होंने रखी थी, उनको भंग किया जा रहा था। उनके राजस्व, टैक्स संबंधी जो अधिकार थे वो उनसे छीने जा रहे थे, और उनके स्थानीय इलाके जो हैं वो एक एक करके उनसे छीने जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? यानी कंपनी ने मुगल शासकों पर किस प्रकार प्रहार किया कि उनकी सारी जो ताकत है उनको छीना। पहला क्या किया कंपनी ने, जो कंपनी द्वारा सिक्के जारी किए जा रहे थे उससे मुगल बादशाह के नाम हटा दिए। दूसरा, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से हटाकर दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा।
और तीसरा पॉइंट, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनके जो वंशज है वो सिर्फ राजकुमार कहलाएंगे, वो मुगल सत्ता को हैंड ओवर उनको नहीं किया जाएगा, ना ही वो मुगल सत्ता चलाएंगे। अगला प्रश्न है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान असंतुष्ट क्यों थे? तो गांव में किसान और जमींदार जो है भारी भरकम लगान और कर वसूलने के तरीकों से परेशान थे। सेकंड पॉइंट, भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी अलग वजह थी, वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, उनके साथ भेदभाव होता था। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया और दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति की। अगला प्रश्न है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजी भाषा को, शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है या और जो उससे रिलेटेड शिक्षा है उसको ज़्यादा फेवर किया गया। नया कानून लाया गया जिसके तहत अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका पहले जैसा अधिकार हो जाएगा, उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे अगर वो क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को अपनाता है। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने का भी अधिकार दे दिया, यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे जो कि ईसाई धर्म को फैला रहे थे, उनको यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से फाइनेंशियली और उनको मेंटली उनको सपोर्ट किया गया ताकि वो यहाँ पर जमकर अच्छे से यहाँ पर रह सकें, संपत्ति खरीदें, बसें और क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को फैला सकें। इसके अलावा सती प्रथा और विधवा विवाह जो था उसको, सती प्रथा को बंद करने और विधवा विवाह को आगे बढ़ाने का काम किया अंग्रेज़ों ने। तो इस वजह से जो भारतीय थे, आम जनता थी, वो रुष्ट हो गई और उन्होंने अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ प्रहार किया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे यहाँ पर चारों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।